गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम 29 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आज के डेली करंट अफेयर का। पीडीएफ आपको चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए शुरू करें। 29 अगस्त के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, आपने काफी बार नाम सुना होगा इसका। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीसी के नाम से जानी जाती है। इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं भारत के जय शाह। जानते हैं आप इनको? होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ जो बीसीसीआई है, भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उनके वर्तमान में ये सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर हैं जय शाह। अब इन्हें आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इस तरह से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। मतलब सबसे यंग चेयरमैन बनेंगे कौन? जय शाह आईसीसी के। देखिए, आईसीसी के चेयरमैन के पद पर अभी तक ग्रेग बार्कले हैं। अब कमेंट में बताइएगा कि ग्रेग बार्कले किस देश से बिलोंग करते हैं। अभी तक ये आईसीसी के चेयरमैन के पद पर हैं। इनका कार्यकाल खत्म होगा और 1 दिसंबर 2024 को, इसी साल के एंड में, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालने वाले हैं। ओके, आईसीसी के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। चौथे चेयरमैन बनेंगे इस संस्था के जय शाह। इनके पहले प्रेसिडेंट का पद चलता था, फिर वो खत्म हुआ और चेयरमैन का पद शुरू हुआ। तो एन श्रीनिवासन ये पहले चेयरमैन बने थे, 2014-15 में रहे। फिर शशांक मनोहर ये 2015 से 2020 तक रहे और फिर आए ग्रेग बार्कले, जो अभी तक प्रेजेंट में आईसीसी के चेयरमैन के पद पर हैं। इनके बाद दिसंबर 2024 में चौथे बनेंगे कौन? जय शाह आईसीसी के चेयरमैन। डन। सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश में इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत राज्य की जो सरकार है वो हर साल ऑलमोस्ट 53 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। हर साल इस योजना के लिए एलोकेट किए जाएंगे 53.21 करोड़ रुपीस। राज्य की जो विधवा महिलाएं हैं, जो होमलेस हैं, जो डिवोर्सी महिलाएं हैं, मतलब जिनका तलाक हो चुका है, और जितने भी दिव्यांग माता पिता के बच्चे हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाने वाला है हिमाचल प्रदेश राज्य में। बशर्ते जो इनकम होना चाहिए ईयरली 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए किसी भी फैमिली की, जो भी इसका लाभ लेने वाला है या लेना चाहता है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे जिनके माता पिता दिव्यांग है, ऐसे बच्चों को, पात्र महिलाओं को, विकलांग माता पिता को एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन संबंधी खर्चों को कवर करने के लिए 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है इस योजना के तहत। योजना का नाम क्या है? तो योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में राज्य में इसे शुरू किया है। 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी पर्टिकुलर इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में। ओके, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। तो आप सभी के लिए देखिए, एसएससी की सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, तो आप सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपके लिए 50 मॉक टेस्ट यहां पर एसएससी सीजीएल के लिए अवेलेबल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप एसएससी सीजीएल 2024 के इस मॉक टेस्ट को
अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं। यहां पर जो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं, इन्हें तैयार किया गया है और एक एक क्वेश्चन यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के मॉक टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाकर डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से तो आपको ये मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे एनएसजी कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किए गए हैं बी श्रीनिवासन। ठीक है, श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन हाल ही में एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए। देखिए एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनकी जो ड्रेस आप देखेंगे वो ब्लैक रहती है, तो ब्लैक कैट कमांडो भी एनएसजी को ही कहा जाता है। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, और जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो तब इसका गठन किया गया था भारत में आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए, और जो बहुत ही खतरनाक क्राइम होते उनमें इन्वॉल्व किया जाता है एनएसजी को। अभी तक इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर नलिन प्रभात थे। नलिन प्रभात के स्थान पर अब नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है एनएसजी में। किसे? तो ये 1992 बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है बी श्रीनिवासन। ठीक है, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी 1992 बैच के नलिन प्रभात के स्थान पर एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किए गए। ठीक है ना, 31 अगस्त 2027 तक ये डायरेक्टर जनरल के पद पर बने रहेंगे बी श्रीनिवासन। एनएसजी अभी मैंने आपको बताया कि भाई एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स से 1984 में इसका गठन किया जा चुका था, लेकिन ऑफिशियली इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट लाया गया था 1986 में, और तब इसका ऑफिशियली औपचारिक रूप से गठन किया गया था 22 सितंबर 1986 में। लेकिन इसका 1984 में गठन हो चुका था। ऑफिशियली औपचारिक रूप से राजपत्र में गजेटरी में जारी करके 1986 में इसकी जानकारी दी गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो। ठीक है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसे शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। अब सन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा 10 वर्ष पूरे हुए हैं इस योजना को। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, काफी फेमस योजना रही है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। भारत की अधिकतर आबादी को, ठीक है, फाइनेंस से जोड़ना, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन इनिशिएटिव माना जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना को। 28 अगस्त 2024 को इसे शुरू किया गया था और अब इसके 10 साल पूरे हुए। अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को और इसे शुरू कर दिया गया था 28 अगस्त 2014 को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका नोडल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आपको पता है इसके तहत भारत में जितने भी गरीब लोग हैं उनके अकाउंट खुलवाए गए थे बैंक में जन धन योजना के तहत। ठीक है, स्पेशली इसका लाभ महिलाओं को देना इसका मुख्य उद्देश्य था। बैंकिंग सर्विस का विस्तार करना, जितने भी वीकर सेक्शन है, वीकर लोग हैं और इकोनॉमी से जो अभी तक वंचित है, अर्थव्यवस्था से बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, कैश में डील कर रहे हैं, उन वंचित वर्गों को अफोर्डेबल फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करना, गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करना, है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट देना प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में ऑलमोस्ट 53 करोड़ अकाउंट खुलाए जा चुके हैं, 53 करोड़ 13 लाख। इनमें से भी 55.6% ऑलमोस्ट 29.5 करोड़ अकाउंट महिलाओं को मिले, मतलब महिलाओं के अकाउंट है। ओके,
लगातार संख्या बढ़ी है। 2014 से अगर हम देखें, अभी 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुलाए जा चुके हैं महिलाओं के, पुरुषों के, देश में वंचित वर्गों के। 53 करोड़ से ज्यादा एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब लाई गई थी तो पहली चीज तो जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाया जाता है इसमें, है ना, बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, और मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड पर अभी वर्तमान में 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए तक का। जब स्कीम लाई गई थी तब ये 1 लाख रुपए था, 2018 में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। पात्र खाता धारकों को जिनके भी अकाउंट्स हैं, इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उनको दी गई है। और इसके अलावा इसमें जो जीवन बीमा कवर है, लाइफ कवर है, वो 30,000 रुपए तक का मिलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास करने में भी इन्होंने काफी मदद किया है। 68% जो मुद्रा लोन मिला है महिला उद्यमियों को मिला है इस प्रधानमंत्री जनधन खातों के तहत। ठीक है, 68% का मुद्रा लोन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दिया जा चुका है। स्टैंड अप इंडिया के तहत 77% जो लाभ है वो महिलाओं को मिला है। काय में दिया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर है ये। कोविड के दौरान 30,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन खातों में ट्रांसफर किए हैं। 20 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। कोविड के समय 500 रुपए प्रति माह महिलाओं के खाते में डाले गए। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने में भी प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बहुत ही हेल्प की है। जैसे 2014 के पहले के अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 162 करोड़ ट्रांजैक्शन थे, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद जो खाते खुले हैं और अभी तक अगर हम 2023-24 का परफॉर्मेंस देखें ट्रांजैक्शन में तो वो 16,443 करोड़ ट्रांजैक्शन है आज की तारीख में। कितना बड़ा जंप है आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिक्स सारे बता दिए मैंने आपको। पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का। 28 अगस्त 2014 इसे रिलीज किया गया था, इस योजना को शुरू किया गया था, है ना। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि भैया पहले 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद जो अकाउंट खोले गए हैं उनमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर अब दिया जाता है। ओके, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं लाभार्थियों को, प्रधानमंत्री जनधन योजना। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है हाल ही में, सतीश कुमार को। आंसर सी, किसे? सतीश कुमार। ठीक है, यहां पर इमेज देखिए, सतीश कुमार इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑफिसर हैं सतीश कुमार, जिन्हें रेलवे बोर्ड का हाल ही में नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया। ओके, इन अभी तक ये जो पद है ना ये होल्ड कर रही थी जया वर्मा सिन्हा। यहां पर आपको जया वर्मा सिन्हा को इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि रेलवे बोर्ड की सीईओ बनने वाली जया वर्मा सिन्हा पहली महिला है। इनका कार्यकाल खत्म होगा 1 सितंबर, मतलब इस मंथ के लास्ट में, और 1 सितंबर से शुरू होगा कार्यकाल किसका? सतीश कुमार का, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में। ओके, रेलवे बोर्ड सतीश कुमार की बात करें 1986 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, काफी फेमस रहे, इनका कार्यकाल भी बहुत ही जबरदस्त रहा है। अब 1988 से रेलवे में तो सर्विस दे ही रहे हैं, अब ये चेयरमैन और सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है, रेलवे बोर्ड की बात करें तो भारत में रेलवे का सर्वोच्च निकाय है, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। आगे बढ़िए, सतीश कुमार चेयरमैन और सीईओ। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो यूपी में अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है हाल ही में मां अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। ठीक है,
देखिए उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त को लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया एक साथ। इनमें अकबरगंज रेलवे स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इसका नाम किया गया मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। एक है कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन, इसका नाम किया गया जायस सिटी रेलवे स्टेशन। जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर किया गया। मिसरोली रेलवे स्टेशन हो गया मां कालीकन रेलवे स्टेशन। बनी रेलवे स्टेशन हो गया स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन हो गया महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ नाम बदले गए हैं यूपी में। अकबरगंज रेलवे स्टेशन काफी सुर्खियों में रहता है, तो इसका नाम आपको याद रखना चाहिए, मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन नाम किया गया है ना। किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो डेविड मलान की बात करें तो ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इतनी ज्यादा बड़ी उपलब्धि तो इनके नाम कुछ रही नहीं है कि जैसे विजडन वगैरह पर अगर इनका नाम आया हो, पर फेमस रहे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिकेटर है डेविड मलान, इंग्लैंड के, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। जोस बटलर के बाद इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज है जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया, 2020, टेस्ट और वनडे। ठीक है, तो डेविड मलान है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इंग्लैंड के क्रिकेटर। आगे आ जाएं। 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको लोकेशन बता दी है, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर इनका निर्माण किया जाएगा। मेन यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दी। आप तो केवल इतना याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। और इसके लिए ऑल ओवर अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखें कितनी आएगी, तो टोटल कॉस्ट है 28,602 करोड़ रुपए। देखिए आपके दिमाग में आया होगा कि सर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? तो देखिए भारत में जो इंडस्ट्रियल सिटीज है उनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए उनके आसपास के क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके मॉडर्न सिटीज का विकास किया जाएगा इंडस्ट्रियल एरियाज में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति प्रदान करना नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। एक सक्रिय इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करना जहां पर एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको प्रोत्साहित किया जा सकेगा, है ना। जितना भी इंडस्ट्रियल नोट से ये जो क्षेत्र बनाए जा रहे हैं 2030 तक ये $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने में मदद करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ऐसे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, हाल ही में अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही था कि वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज कितनों को मंजूरी दी गई, तो 12 को। और इसके अलावा छोटी मोटी अनाउंसमेंट भी है, जैसे भैया 234 न्यू सिटीज में 730 FM रेडियो चैनल्स की शुरुआत की जाएगी, ताकि भैया स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में वहां के जो लोकल प्रोडक्ट है, जैसे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट होते, उनको बढ़ावा दिया जा सके और न्यू जॉब्स इन सेक्टर में क्रिएट की जा सके। हाल ही में किस महासागर से तूफान सानसान शुरू हुआ है?
तो एक तूफान आया है सानसान, बहुत ही फेमस है, प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ये जापान के तटों से टकराया है। हाल ही में जापान को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है तूफान सानसान। देखिए ये जापान के तटों से टकराया। अभी कुछ समय पहले ऐसा ही एक और तूफान मैंने आपको बताया था, एम्पिल तूफान, यह भी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में उठा था और यह भी जापान के तटों से टकराया था और जापान की कैपिटल टोक्यो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी एम्पिल तूफान के कारण। तो दोनों को याद रखिए, एम्पिल तूफान और सानसान तूफान दोनों कहां हैं? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन या फिर पैसिफिक ओशियन बोल लीजिए। और कहां टकराए? तो जापान के तटों से जाकर टकराए हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, मसाला बोर्ड ने स्पाइस्ड स्कीम लॉन्च की है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारत में मसाला बोर्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है केरल, कोच्चि में, ठीक है। तो इसने हाल ही में स्पाइस्ड स्कीम को लॉन्च किया है। क्या है स्कीम? देखिए फुल फॉर्म मैंने यहां पर मेंशन किया है, पर इसको छोड़ दो, पूछा नहीं जाएगा। स्पाइस्ड स्कीम की बात करते, जिसे शुरू किया है किसने? तो स्पाइस्ड स्कीम को शुरू किया है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक है। भारत का जो मसाला एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मसालों और मूल्यवर्धित मसालों का प्रोडक्शन और पैकेजिंग बेहतर की जाए ताकि उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। यह मुख्य उद्देश्य है स्पाइस्ड स्कीम का, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे शुरू किया है। इसके तहत इलायची के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी पे। पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, जैसे इलायची की प्रोसेसिंग और स्टोरेज बेहतर कैसे बनाया जा सके, उनकी क्वालिटी बनी रहे और उसे बेटर प्राइस पर सेल किया जा सके इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये स्पाइस्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में से शुरू किया, ठीक है। इस बोर्ड की बात करें, मसाला बोर्ड है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। केरल के कोची में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और ये जो संस्था है, ये जो भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंतर्गत कार्य करती है। हेडक्वार्टर कहां? केरल के कोची में। डन, ओके। तो यहां पर हमने 29 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के रिवीजन की। एमसीक्यूज में फटाफट हम आंसर देख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर इसकी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमने डिस्कस किया था। पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया? तो इसे विकसित किया है किसने? आरबीआई ने, है ना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये सही है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, आरबीआई ने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन था भाई? महाराष्ट्र। किन दो राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? तो एमपी और राजस्थान। हरगोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया? अंडमान निकोबार। विश्व जल सप्ताह 25 से लेकर 29 अगस्त तक मनाया गया। थीम क्या थी? तो ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर्स फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, आंसर डी। वर्ल्ड वाटर वीक की थीम है। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया? तो इसे खोला गया है कर्नाटका में। चर्चा में रहा पंपा दुम शोला नेशनल पार्क किस राज्य में? तो यह देखने को मिलेगा केरला में। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो यह थी डायना पुंडोले। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश, आंसर ए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट डे के सेशन में समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया था
रोशन प्रधान, बिल्कुल सही आंसर आया इनका। एक मैंने आपसे पूछा था कि प्रमोद भगत क्यों सुर्खियों में रहे, तो भैया पेरिस पैरालंपिक में इन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है ना। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के प्रमोद भगत, तो ड्रॉपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण इन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था हाल ही में। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक मेडल भारत के लिए कौन लेकर आए थे, तो पेरिस ओलंपिक 1900 में, है ना, नॉर्मन पिचर्ड। देखिए ये भले ही कहीं के भी हो, इंडिया के लिए उस वक्त इन्होंने खेला था, तो इंडिया के लिए मेडल लाए थे। ठीक है। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं भारत की, 2 मेडल एक ही पैरा ओलंपिक में लाने वाली पहली महिला। तो ये 3 क्वेश्चन के आपको यहां पर आंसर मिल गए। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द अपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन, पहले पूछे हैं। ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी। तीनों का ही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों की तीनों। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।